जय माता दी। आज हम क्लास 7th की बुक हनी कॉम का एक और चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। द स्टोरी ऑफ क्रिकेट नाम से ही पता चलता है कि क्रिकेट की स्टोरी मतलब क्रिकेट कैसे आया। जैसे कि इस बी के हाथ में बैट है तो क्रिकेट मतलब बैट एंड बॉल का वो गेम जिससे को सब जानते हैं और सब लाइक करते हैं, मोस्टली इंडियंस। देखना खेलना सबका अपना क्रेज होता है, लेकिन स्पोर्ट्स की बात हो और क्रिकेट का नाम हो ना हो तो ये ऐसा हो नहीं सकता। तो शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर जो कि है स्पोर्ट्स पे। काफी नॉलेज है इसमें क्रिकेट के बारे में कि कहाँ से शुरू हुआ क्रिकेट और आज जो प्रेजेंट में जैसा दिखता है वैसा कैसे कैसे किन किन स्टेजेस के थ्रू निकलकर प्रेजेंट तक पहुंचा है। सो स्पोर्ट्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए हेल्दी लाइफ। हमें पता है कि हेल्दी लाइफ के लिए स्पोर्ट्स कितना जरूरी होता है। इट इज वन वे इन विच वी अम्यूज आवर सेल्फ, कॉम्पिटिट विद ईच अदर एंड स्टे फिट। ये है कि जिसमें हमें इंटरेस्ट भी होता है, हमें मजा भी आता है, एक दूसरे से कॉम्पिटिट करना भी सीखते हैं और साथ में ही फिट भी रहते हैं और टीम वर्क भी सीखते हैं। Among the various sports such as hockey, football and tennis, cricket appears to be the most appealing national entertainment today. और भी कितने सारे गेम होते हैं जो बैट और बॉल से ही खेले जाते हैं। कहीं ना कहीं हॉकी भी खेला जाता है, पोलो खेला जाता है, लेकिन जैसे अदर गेम्स हैं इंडिया में और भी बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं जैसे हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। लेकिन क्रिकेट के लिए इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही क्रेज है। ओके तो मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट हो गया है आज के टाइम पे क्रिकेट। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक्चुअल में हम क्रिकेट के बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि क्रिकेट एक्चुअल में इतना नहीं है जितना हम देखते हैं कि मतलब हाँ एक बैट बॉल का गेम है, उसमें हर चीज के लिए कुछ डायमेंशंस होती हैं, उसका पिच कितना होगा, उसकी बैट का साइज क्या होगा, सब कुछ होता है। तो आज द स्टोरी ऑफ क्रिकेट में हम यही देखेंगे कि कौन कौन सी और इम्पोर्टेंट चीज हैं जो हमें जाननी चाहिए क्रिकेट के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। Cricket grew out of the many stick and ball games played in England 500 years ago। तो क्रिकेट जो था वो बहुत सारे जैसे स्टिक और बॉल के गेम जो होते हैं उनमें से एक गेम ये भी है, क्रिकेट है, और ये इंग्लैंड में खेला जाता था 500 साल पहले। द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब। बैट का मतलब सबको पता है, स्टिक या क्लब, जो नॉर्मली जो हमारी बैट होती है। बाय द 17th सेंचुरी क्रिकेट हैज इवॉल्व्ड इनफ टू रिकॉग्नाइजेबल एज ए डिस्टिंक्ट गेम। और 17th सेंचुरी तक क्रिकेट को एक अलग से रिकॉग्नाइजेशन मिल गया था, एज ए डिफरेंट गेम रिकॉग्नाइज होने लग गया था। टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स, कर्विंग टुवर्ड्स एट द बॉटम। और जो मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी तक मतलब पहले हम 17th सेंचुरी की बात कर रहे थे, उसमें क्रिकेट को रिकॉग्नाइज किया गया एज ए डिफरेंट गेम। और 18th सेंचुरी, इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जो क्रिकेट की जो स्टिक होती थी वो जैसे कि हॉकी की स्टिक होती है ना, जैसे क्रिकेट बैट होता था वो हॉकी की स्टिक की तरह था, मतलब नीचे से स्लाइटली कर्व। ओके so something like that, and there was a simple reason for this. The ball was bowled underarm along the ground and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance to making contact। क्यों होता था ये नीचे से कर्व? क्योंकि उस टाइम पे अंडर आर्म बॉलिंग करवाई जाती थी, मतलब ऊपर से नहीं करवाई जाती थी, नीचे से ग्राउंड से टच करवा के करवाई जाती थी। तो अगर कर्व एंड होगा तो बैट्समैन के लिए इजी होता था उस बैट से बॉल का कांटेक्ट करवाना, मतलब अच्छे से मारना ज्यादा सिंपल होता था अगर नीचे से कर्व होगी तो, क्योंकि जो बॉल होती थी वो ग्राउंड को टच करती हुई आती थी, क्योंकि जो बॉलिंग होती थी वो अंडर आर्म करवाई जाती थी। One of the peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days and still end। मतलब अगर हम क्रिकेट की कुछ स्पेशल चीजों की बात करें तो एक चीज ये भी है कि जो क्रिकेट है ये काफी टाइम तक, इनके टेस्ट मैच जो होते हैं वो काफी टाइम तक चलते हैं।
मतलब कि और भी किसी भी ऐसे गेम में ऐसा नहीं होता है कि उनकी जो गेम्स होते हैं वो इस तरीके से इतने टाइम तक चलें, लेकिन इसमें पेक्युलरिटीज का मतलब होता है खासियत। इसकी खासियत ये है, इसमें मतलब डिफरेंस अदर गेम से जो है डिफरेंट किस तरीके से है, इसमें क्या खास बात है, इसमें क्या स्पेशलिटी है, वो ये है कि ये 5 दिन तक चलता है और स्टिल एंड मतलब उससे भी लंबा चलता है, एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ मतलब 5 साल 5 दिन चलने के बाद में भी उसका जो रिजल्ट है वो ड्रॉ हो सकता है। ड्रॉ इन द सेंस कि मतलब कोई पार्टी नहीं जीती है, रिजल्ट ऑफ द गेम इन विच नीदर साइड विंस और लूजेस, कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं, मतलब एक ऐसा गेम है जो 5-5 दिन चलने के बाद भी ड्रॉ हो जाता है एट द एंड। आप ये सारी चीजें तो शायद जानते हो क्रिकेट के बारे में, जो देखते हैं पहचानते हैं। अब जो मैं जिस बैट की बात कर रही थी, जो आगे से थोड़ा कर्व है, वो कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि ये पिक में है, द ओल्डेस्ट क्रिकेट बैट इन एग्जिस्टेंस। नाउ यू कैन नोट दैट द कर्व्ड एंड सिमिलर टू अ हॉकी स्टिक, ये कुछ हॉकी स्टिक जैसा ही लग रहा है क्योंकि आगे से कर्व है। ओके, so no other modern team sport take even in half as much time to complete। और कोई स्पोर्ट ऐसा नहीं है जो इससे आधा भी टाइम लेता हो, मतलब 2.5-3 दिन का भी टाइम लेता हो, ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है। एक क्रिकेट ही है, बहुत टाइम तक चलता है ये। फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एन आवर एंड अ हाफ, कि मतलब और फुटबॉल मैच तो 1 या 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है। और इवन बेसबॉल completes 9 innings in less than half the time that it take to play a limited overs match, द शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। जो मतलब आजकल मॉडर्न क्रिकेट जो खेला जाता है उसका मतलब जो शॉर्टेस्ट वर्जन जो होता है जिसमें लिमिटेड आवर्स ओवर्स होते हैं, वो जो टाइम है उससे भी कम टाइम तो बेसबॉल की 9 इनिंग में लगते हैं। मतलब कि कोई भी गेम ऐसा नहीं है जितना क्रिकेट जितना टाइम लेता हो, आधे आधे टाइम में सारे गेम मोस्टली कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम क्रिकेट में लगता है। Another curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards, but the size or shape of the ground is not। अब सबसे डिफरेंट चीज क्या है इसमें कि इसमें क्या होता है कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्रिकेट में कि जो पिच होता है जिसपे खेलते हैं वो जो उसकी जो लेंथ है वो 22 यार्ड्स होती है। 22 यार्ड्स लेंथ का होती है वो पिच, लेकिन जो ग्राउंड की शेप एंड साइज कोई भी डिफाइंड नहीं होती, मे बी स्क्वायर, मे बी ओवल, मे बी सर्किल, इस तरीके के ग्राउंड आपने देखे होंगे जो मतलब जो होता है। तो इस तरीके से जो ग्राउंड होता है उसकी कोई शेप और साइज नहीं होती है, लेकिन पिच जो होता है जहाँ पे जो बैट्समैन खड़े होते हैं वो जो पिच होती है जहाँ पे वो खेलते हैं वो 22 यार्ड्स की स्पेसिफिक लेंथ होती है। Most other team sports such as hockey and football lay down the dimension of playing area। औरों में जो और स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि हॉकी और फुटबॉल, इसमें डायमेंशन प्लेइंग एरिया का भी डायमेंशन होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रिकेट डज नॉट हैव such things। Grounds can be oval like the Adelaide Oval or nearly circular like Chepauk in Chennai। मतलब ओवल भी होता है, सर्कुलर भी होता है, ग्राउंड के किसी भी शेप का हो सकता है। सर्कुलर लाइक चपॉक इन चेन्नई, जैसा कि चेन्नई में है। अ 6 एट द मैलीबोर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड दैन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। और मतलब 6 मतलब अगर आपको सिक्सर मारना है, कोई छक्का मारना है, तो उसमें भी डिफरेंस होता है, क्योंकि मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड जो होता है उसमें जो है ज्यादा दूर है, क्योंकि मच मोर जो ग्राउंड है वो काफी बड़ा है इन कंपैरिजन टू फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। क्योंकि ये छोटा ग्राउंड है तो सिक्सर मारने में इतना लंबा ग्राउंड एक बॉल को कवर नहीं करना पड़ता जितना मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में करना पड़ता है। तो इस तरीके से मतलब हर चीज के लिए डायमेंशंस होती हैं, लेकिन एटलीस्ट ग्राउंड के लिए कोई डायमेंशन नहीं होती है इसके अंदर, क्रिकेट के अंदर। डायमेंशन मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ एक्सेट्रा। ओवल हम सब जानते हैं ओवल शेप क्या होती है, लाइक एन एग। सो देयर नेक्स्ट पैराग्राफ इज देयर इज a historical reason behind both these oddities। Cricket was the earliest modern team sports to be
कॉडिफाइड। अब इसके लिए क्या रीजन है इसके पीछे कि ये इतना ऑड क्यों है? ऑडिटीज के बीच के पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टू बी कॉडिफाइड। कॉडिफाइड का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज विद रूल्स एंड रेगुलेशन। सबसे पहले ऐसा सिर्फ क्रिकेट ही था जिसमें कुछ स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। द फर्स्ट रिटन लॉ ऑफ क्रिकेट वॉज ड्रॉन अप इन 1744। जो फर्स्ट रिटन लॉ ऑफ क्रिकेट जो था कि मतलब क्या क्या रूल होंगे क्रिकेट में, वो कब बनाया गया था? 1744 में। ये कुछ डेट्स हैं, ये जरूर आप ध्यान में रखेंगे। दे स्टेटेड द प्रिंसिपल शैल choose from among us the gentlemen present 2 umpires who shall absolutely decide all disputes। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो मेन लोग हैं, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि जो मेन पर्सन्स हैं उनमें से 2 अंपायर बनाए जाएंगे। जो जेंटलमैन होंगे उस टाइम पे, जो मेन पर्सन होंगे उनमें से 2 अंपायर बनाए जाएंगे जो कि डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे। हाँ, होते हैं, अभी भी आपने अंपायर्स वगैरह देखे, वो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए ही होते हैं कि अगर किसी ने नहीं देखा कौन आउट है कौन नॉट आउट है, तो ये सारी चीजें अंपायर ही बताता है, क्या है सिक्सर है क्या है। The stumps must be 22 inches high and the bail across their 6 inches। और जो स्टम्प्स होंगे वो 22 इंचेस के होंगे। स्टम्प्स जो कि ऐसे जो होती हैं, सबको पता होगा शायद, जो लकड़ियां जो खड़ी रहती हैं और उनके ऊपर एक छोटी जो लकड़ी रखी हुई होती है जो इस तरीके से होती है, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो पीछे बैट्समैन के पीछे होती हैं। ओके, तो वो जो होती हैं, तो जो वर्टिकल होती हैं, जो स्टम्प्स होती हैं, वो उनकी जो साइज होती है वो 22 इंचेस की होती है। और जो बेल होती है जो उनके अक्रॉस में रखी जाती है, जो छोटी छोटी होती हैं गुल्लियां, वो 6 इंचेस की होती हैं। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces। और जो बॉल है वो 5 से 6 आउंसेस की होनी चाहिए। आउंसेस मतलब एक मेजरमेंट की यूनिट है जो कि 28 ग्राम्स के आसपास होती है। एंड द 2 सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 यार्ड्स। और मतलब जो स्टम्प्स होते हैं वो 22 यार्ड्स अपार्ट, मतलब जो स्टम्प्स होते हैं वो दोनों साइड रखे जाते हैं, मतलब बैट्समैन के पीछे भी और दूसरी साइड भी होते हैं। तो 2 सेट्स होते हैं स्टम्प्स के। ओके, और उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो 22 यार्ड्स का होता है, मतलब जो पिच होता है वो 22 यार्ड्स का होता है। इतना होप आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल था, क्लियर था। एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन हैम्बल्डन इन द 1760s and the Marylebone Cricket Club MCC was found in 1787। इसमें ये अलग अलग ये बताए हुए हैं कि कब कौन सा क्लब बना था। ये भी आप माइंड में रखेंगे कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब, जो पहला पूरी दुनिया का जो फर्स्ट क्रिकेट क्लब था वो हैमिल्टन में बना था इन 1760। एंड द मैरिलबोन क्रिकेट क्लब जो है, जो कि शॉर्ट में जिसको कहते हैं एमसीसी, ये बना था 1787 में। ये जरूर ध्यान रखेंगे आप। ड्यूरिंग द 1760s एंड 1770s इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रादर देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड। और बिटवीन 1760 से लेकर और 1770 के बीच में ये चीज कॉमन हो गई थी कि पिच में जो बॉल कराई जाती थी वो एयर में करवाई जाती थी। मतलब जो पहले ग्राउंड पे करवाने अंडर आर्म करवाई जाती थी, जो ग्राउंड पे बॉल करवाई जाती थी, अब वो जो है वो बॉल थ्रू द एयर होने लग गई। ओके, सो ये चीज कॉमनली अब होने लग गई थी। एंड दिस चेंज gave bowlers the option of length deception through the air plus increased pace। और इससे होने क्या लग गया था, अगर आप हवा में बॉल करवाओगे तो बॉलर्स को क्या मिलेगा, ऑप्शन ऑफ लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द बैट्समैन एट विच द बॉल पिचेस। ओके, तो वहां से जो टप्पा खाएगी मतलब बॉल कहाँ पे टिकेगी, तो इनसे बॉलर जो है वो बैट्समैन के साथ खेल सकता है, उसे धोखा दे सकता है एयर में कि मतलब कितना टाइम वो बॉल पहुंचने में लगेगी। कुछ बॉलर फास्ट बॉलिंग करवाते हैं, कुछ नॉर्मल करवाते हैं, कुछ स्लो करवाते हैं, इस तरीके से कि मतलब बॉलर्स के लिए अलग अलग वो हो गया। ऑप्शन ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर एंड प्लस इंक्रीज्ड पेस। पेस मतलब कि स्पीड भी बढ़ने लग गई, कुछ बॉलर काफी स्पीड से करने लग गए। देन डिसेप्शन थ्रू द एयर का मतलब होता है द बॉल इज नो लॉन्गर रोल्ड अलोंग द ग्राउंड बट सेंट थ्रू द एयर, हैंस द पॉसिबल वैरायटी और डिसेप्शन इन बॉलिंग की मतलब
आप जब करवाते हो बॉल उस टाइम पे हवा में कुछ भी हो सकता है। हवा में धोखेबाजी का मतलब होता है कि मतलब स्पीड से करवाना। तो पहले क्या होता था, ग्राउंड पे जाती थी बॉल, अब एयर में होने लग गई थी। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग। और या अब बॉलर जो था वो स्पिन भी करवा सकता था, स्विंग भी करवा सकता था, इस तरीके से। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। तो इसलिए अब क्या हो गया है कि बैट्समैन को मास्टर टाइमिंग का मतलब टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस स्पीड से बॉल आ रही है, और शॉट सिलेक्शन की मतलब जिस तरीके से बॉल आएगी उसी तरीके से वो शॉट मारेगा, मतलब चॉइस ऑफ स्ट्रोक, किस तरीके से स्ट्रोक करेगा वो बॉल को। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व बैट विद द स्ट्रेट वन। और सबसे जो जल्दी जो चेंज आया था वो यही आया था, क्योंकि अब पहले जब ग्राउंड पे बॉल आती थी तो जो बैट था उसको आगे से हॉकी की तरह कर्व होना जरूरी था अच्छे से शॉट लगाने के लिए उसके ऊपर। अब जब एयर में बॉल हो रही है तो हमें ऐसी बैट की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला चेंज ये आया था कि कर्व बैट जो थी वो अब स्ट्रेट होने लग गई, मतलब रिप्लेस हो गई जो बैट थी वो। The weight of the ball was limited to between 5.5 sorry हाँ 5.5 and 5.75 ounces। ये उसका जो वेट हो गया था बॉल का। एंड द विड्थ ऑफ द बैट इज 4 इंचेस, और जो बैट की चौड़ाई थी वो 4 इंचेस हो गई। इन 1774 द फर्स्ट लैग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड। और सबसे पहले 1774 में एलबीडब्ल्यू का जो लॉ था वो जो भी था वो आया था, पब्लिश हुआ था। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम ए थर्ड स्टैम्प बिकेम कॉमन। और जो थर्ड स्टैम्प था वो भी कॉमन हो गया था इस टाइम पे, पहले 2 ही हुआ करते थे। बाय 1783 डेज हैड बिकम द लेंथ ऑफ अ मेजर मैच, एंड दिस ईयर ऑल्सो सो द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल। और 1780 तक क्या होने लग गया था कि 3 दिन का जो मैच होता था वो सबसे जो मेजर मैच होता था वो 3 दिन का होता था। ओके कि मतलब फिर धीरे धीरे इसका जो टाइम था क्रिकेट का वो भी बढ़ने लगा था। तो 1780 तक 3 दिन का मैच होने लग गया था। और जो बॉल थी वो क्या होने लग गई, 6 सीम क्रिकेट बॉल होने लगेगी। क्रिकेट बॉल को देखा होगा आपने, उसके ऊपर स्टिचेस इस तरीके से बॉल बनाई जाती है, उस पे 6 सीम्स होती हैं। तो कभी ध्यान से देखना, और पिक्स में भी देख सकते हो आप गूगल करके कि 6 सीम क्रिकेट बॉल आने लग गई थी तब तक। द पैविलियन ऑफ मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब एनसीसी इन 1874, कि जैसा कि मैंने बताया था कि मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब जो था एमसीसी, दैट वाज फाउंड इन 1874। एंड उसका जो रंगमंच था, मतलब जो क्रीड़ा स्थल था, वो उसकी पिक दिखाई गई है यहाँ पे कि उसकी पैविलियन की फोटो है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज, इफ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट, you can see how cricket both changed with changing time and yet fundamentally remained true to its origin in rural इंग्लैंड। अब आप ये देख सकते हो कि धीरे धीरे जो गेम्स के इक्विपमेंट होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम क्रिकेट भी चेंज होता रहता है, ऐसा सब चीजों के साथ में ही होता है। लेकिन जो फंडामेंटली रिमेंड वो वैसा का वैसा ही है, जैसा कि रूरल इंग्लैंड में जब उसका ओरिजिन हुआ था वैसा ही है, कुछ चीजें वैसी की वैसी बनी रही। जैसे Cricket's most important tools are all made of natural pre-industrial materials। जो क्रिकेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टूल होते हैं जैसे बैट वगैरह जो होती हैं वो जो है वो नेचुरल बनती हैं, अभी भी प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल से बनती हैं। द बैट इज मेड विद लेदर, ट्वाइन एंड कॉक। इनके कॉम्बिनेशन से लेदर, ट्वाइन एंड कॉक के कॉम्बिनेशन से बैट बनाई जाती है। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड। इवन आज के टाइम में भी बैट और बॉल जो होती हैं वो हैंडमेड होती हैं, मतलब आज भी इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर नहीं होती हैं। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। लेकिन थोड़ा सा मटेरियल जरूर बैट का चेंज हो गया है, वो टाइम के साथ में थोड़ा थोड़ा चेंज आता गया है। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ वुड, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 pieces, द ब्लेड विच इज मेड विद द वुड of the willow tree and the handle which is made out of can that became available as European colonists and trading companies established themselves in Asia। अब जो मटेरियल है वो धीरे धीरे चेंज होने लग गया था। पहले जो थी वो बैट सिर्फ सिंगल पीस ऑफ वुड से बनती थी, मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा लिया उसमें पूरी बैट बना दी जाती थी। लेकिन अब बैट के 2 टुकड़े होने लगे, 2 टुकड़े इन द सेंस कि जो हैंडल होता है वो अलग से बनता है और बैट का नीचे का ब्लेड का जो पार्ट होता है
वो अलग बनता है। ब्लेड मतलब जो नीचे का पार्ट होता है, जो ब्लेड होती है वो वुड वुड से बनी होती है, और वुड कौन सी, विलो ट्री की वुड से। ओके। और हैंडल जो होता है, जो जिससे ऊपर से पकड़ते हैं बैट को, वो कैन का बना होता है। कि जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट एंड ट्रेडिंग कंपनीज जो उस टाइम पे एशिया में थी, और जिस तरीके से बनाई जाती थी, कुछ चीजें आज भी हैंडमेड बनती हैं, जैसे कि बैट। लेकिन अब जो बैट था वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज, तो मतलब गोल्फ और टेनिस की तरह है, तो क्रिकेट भी एक बैट एंड बॉल का गेम है। और यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, पहले हम ये देख लेते हैं। एक रफ एंड रेडी क्रिकेट गेम बीइंग प्लेड इन विलेज इन द हिमालयाज, हिमालयाज के गांव में इस तरीके से क्रिकेट खेला जा रहा है। ये 1894 का है। नोटिस द होममेड विकेट्स एंड बैट कार्व्ड आउट ऑफ रफ बिट्स ऑफ वुड, कि मतलब लकड़ी की रफ बिट्स से ये किस तरीके से होममेड जो विकेट्स हैं और बैट हैं, वो आप देख सकते हो कि बच्चे किस तरीके से, मतलब लोग कैसे खेल रहे हैं यहाँ पे, कि बिल्कुल रफ लकड़ी से बनाया हुआ है, हैंडमेड है ये बिल्कुल। तो कितना क्रेज था। नाउ अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज refused to make its tool with industrial and man-made material, plastic, fiberglass and metal has been firmly rejected। जैसे कि टेनिस में और इन सब में क्या होता है कि ये चीज अडॉप्ट कर ली गई टाइम के साथ में। इंडस्ट्रीज में जो चीजें बनती थी, जैसे प्लास्टिक, फायर ग्लास, मेटल्स, इन सब को से गेम्स की चीजें बनने लगी, उनके टूल्स बनने लग गए। लेकिन क्रिकेट ने ये सब कुछ रिजेक्ट कर दिया। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्रिकेट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। लेकिन जब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात आई तो क्रिकेट भी अछूता नहीं रहा। मतलब कि क्रिकेट को जरूरत पड़ने लग गई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की। मतलब जो प्रोटेक्टिव, जैसे कि ये जो होते हैं पैड्स वगैरह होते हैं, ग्लव्स होते हैं, ये जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं क्रिकेट में, इनमें टेक्नोलॉजी की उनको जरूरत पड़ने लग गई। ये द इन्वेंशन ऑफ vulcanized rubber led to the introduction of pads in 1848 and protective gloves soon afterwards, and the modern game should be unimaginable without helmets made out of metals and synthetic lightweight material। क्योंकि आप बैट को तो कहीं ना कहीं वहीं से लेकर आए हो, मतलब पुराने टाइम से ही वो चला आ रहा है, अभी भी वो नेचुरली चीजें बनती हैं, हैंडमेड बनती हैं। लेकिन जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो आज क्या होते हैं कि वो वोल्केनाइज्ड रबर, मतलब रबर को ऐसे प्रोसेस से गुजारा जाता है कि जिससे कि वो ज्यादा टफ होता है लेकिन लाइट वेट होता है। जैसे कि जो क्रिकेट के जो पैड्स हैं वो 1848 में जो बनने लगे, प्रोटेक्टिव ग्लव्स बनने लग गए, मॉडर्न गेम्स के जो भी अनइमेजिनेबल है अब, मतलब हेलमेट्स और इन सब चीजों के बारे में, मतलब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बिना अब क्रिकेट खेलना पॉसिबल नहीं है। ओके तो हेलमेट्स वगैरह के लिए भी मेटल और सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल की जरूरत होती है, और मतलब ये सब कुछ फैक्ट्रीज में और इन सब से ही बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल चीजों से बनाया जाता है। सो जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है क्रिकेट के, उसके लिए ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल होता है। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम इस चैप्टर का, द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वाज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरोस्ट्रियंस, द पारसीज। अब सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं कि जो इंडियन जो क्रिकेट का है वो सबसे पहले कहाँ पे बना था, ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था बॉम्बे में, मतलब मुंबई में, जो प्रेजेंट टाइम में हम मुंबई कहते हैं। बॉम्बे में जो फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी बनी थी, जो कि एक छोटी सी कम्युनिटी थी जिसने ये क्रिकेट गेम खेलना स्टार्ट किया था, वो कम्युनिटी थी जोरोरास्ट्रियन, जो पारसीज की थी। Brought into close contact with the British because of their interest in trade, and the first Indian community to westernize the Parsis found the first Indian cricket club। और ये लोग क्या था कि ये ब्रिटिशर्स के काफी क्लोज कांटेक्ट थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के भी काफी बॉम्बे साइड में काफी कांटेक्ट रहे हैं, ये हम सब हिस्ट्री में पढ़ते हैं। उनका इस गेम में इंटरेस्ट आया। इन्होंने क्या किया कि ये जो फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी थी जो वेस्टर्नाइज हुई थी, तो मतलब इन्होंने वेस्टर्न गेम्स वगैरह को अडॉप्ट किया था, तो ये पारसीज थे। पारसीज ने फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब बनाया था, एंड द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन
1848। इन्होंने ये कब बनाया था? ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब इन 1848. This you should keep in mind. And Parsi clubs are were funded and sponsored by Parsi businessmen like the Tatas and the Wadias. और इनको स्पॉन्सर कौन करता था? स्पॉन्सर भी ये पारसी बिजनेसमैन करते थे, लाइक टाटाज एंड वाडियाज। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। एंड द वाइट क्रिकेट एलीट इन इंडियन ऑफर टू नो हेल्प ऑफ द इंथुजियास्टिक पारसीज। और जो है बाकी के जो वाइट क्रिकेट एलीट क्लास जो थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो बिल्कुल भी इन एंथुजियास्टिक पारसीज का बिल्कुल भी साथ नहीं देते थे, मतलब बिल्कुल हेल्प नहीं करते थे। जो पारसी बिजनेसमैन थे वो इनकी हेल्प करते थे। इनफैक्ट देयर वर अ क्वार बिटवीन द इंडियन जिमखाना, a white only club, and the Parsi cricketer over the use of public park. तो यहाँ तक कि इन दोनों के बीच में लड़ाई भी होती थी। जैसे व्हाइट जो लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनका जो बॉम्बे जिम खाना था, उस पर लड़ाई होती थी व्हाइट्स और पारसीज के बीच में, क्योंकि वो जो पब्लिक पार्क था उसमें ये लोग कहते थे कि हम खेलेंगे और वो कहते थे कि हम खेलेंगे। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स और मतलब ये जो व्हाइट लोग थे और पारसीज के बीच में क्वारल भी होती थी। द पारसीज कंप्लेन दैट द पार्क वाज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस। क्यों होती थी ये लड़ाई? क्योंकि वो कहते थे, जैसे कि जो व्हाइट होते थे वो कहते थे कि हम खेलेंगे वहां पे, क्योंकि वो पोलो खेलते थे वहां पे। और पारसीज में ने ये कंप्लेन की कि उस पार्क में जो पोलो खेला जाता है पोनीज पे बैठकर, समथिंग लाइक हॉर्स, सबने देखा हुआ होगा टीवी पे कि पोलो किस तरीके से खेला जाता है। तो जब बॉम्बे जिमखाना में जब अगर पोलो खेला जाएगा तो फिर वो क्रिकेट खेलने के लिए वो अनफिट हो जाएगा ग्राउंड, क्योंकि जब पोलो खेला जाता है तो सरफेस क्या होता है, डिग हो जाता है, क्योंकि बार बार में वो स्टिक से वो हिट करते हैं ग्राउंड को, तो वहां पे गड्ढे हो जाते हैं। तो जो सरफेस होता है वो दे डग अप द सरफेस, दैट्स व्हाई द पार्क इज नॉट परफेक्ट फॉर द और द नॉट फिट फॉर द क्रिकेट। ओके, then it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots. अब क्या होता है कि उसके अलावा ये भी होता था कि ये तो होता ही है कि चीनी चीनी भाई भाई, कि वो पहले से भी उन वाइट लोगों को, अपने वाइट फेलो कंट्रीमैन्स को वो ज्यादा सपोर्ट करते थे। उन्होंने ये चीज पहले से ही फिक्स कर रखी थी कि मतलब हम तो इन्हीं के साथ हैं, गलत हैं तो पारसीज हैं। द पारसीज बिल्ट देयर ओन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन। इसलिए पारसीज ने क्या कर लिया, अपना खुद का जिमखाना खोल लिया क्रिकेट खेलने के लिए। The rivalry between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for these pioneers of Indian cricket. A Parsi team beat the Bombay Gymkhana at cricket in 1889, just 4 years after. मतलब कि इन दोनों ये राइवलरी हो गए थे पारसीज और बॉम्बे जिमखाना, क्योंकि इन आपस की लड़ाई थी। बाद में पारसीज ने अपना जिमखाना खोल लिया था क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन अब क्या हो गया था कि बाद में इन लोगों ने किस तरीके से जीत हुई इनकी, क्योंकि जो पारसी टीम थी उसने हरा दिया था बॉम्बे जिमखाना वालों को इन 1889, जस्ट 4 years आफ्टर। 4 साल बाद में। कौन से इंसिडेंट के वो हम देखेंगे, उससे पहले ये एक फोटोग्राफ है। द पारसी टीम, द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम टू टूर इंग्लैंड इन 1886। ओके, ये पहली, ये पारसी ये जो टीम थी, ये पहली इंडियन क्रिकेट टीम थी जो कि इंग्लैंड गई थी 1886 में। नोट दैट अलोंग विद द ट्रेडिशनल क्रिकेट फैनल्स दे वियर पारसी कैप्स। ओके, सो यू कैन नोटिस पारसी कैप्स हियर, ट्रेडिशनल क्रिकेट फ्लैनल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि किस इंसिडेंट के 4 साल बाद की बात बता रहे हैं कि बॉम्बे पारसीज ने उनको हरा दिया था। तो जस्ट आफ्टर द 4 years ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था और 1889 में इन्होंने हरा दिया था। एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज lucky to have among us its early leaders the great Parsi statements and intellectual दादा भाई नारोजी। और हम सब जानते हैं कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे अच्छे, हम ये कह सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स में से एक अच्छे लीडर, एक ग्रेट पारसी
स्टेट्समैन भी था उसमें, जो कि थे दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में कौन नहीं जानता। यहाँ पर आप साइड में एक और पिक भी है, पावलंकर बालू बोर्न इन 1875। ओके, नेक्स्ट। At a time when Indians were not allowed to play Test cricket, he was the greatest Indian slow bowler of his time. Okay, so ये पावलंकर बालू की फोटो है। He was born in 1875 and वो इस टाइम से बिलोंग करते थे जबकि इंडियंस को टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला जाता था, खेलने दिया जाता था, और उस टाइम के एक ग्रेट इंडियन स्लो बॉलर हैं। ओके, Modern cricket is dominated by test and one day internationals played between national teams. ओके, तो अब क्या है मॉडर्न क्रिकेट में कि इसमें टेस्ट होते हैं, वन डे इंटरनेशनल्स होते हैं, जिसमें 2 नेशनल टीम्स खेलती हैं। और द प्लेयर्स वर बिकम फेमस हु लिव वन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट पब्लिक आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। और उन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है, वही जो प्लेयर्स होते हैं वो फेमस होते हैं जो कि क्रिकेट जो पब्लिक की मेमोरीज में होते हैं, जो अपने देश के लिए खेलते हैं। ऑफ कोर्स जो कुछ क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो अपने देश के लिए खेलते हैं और सच में बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको ही लोग याद करते हैं। कुछ जो फेमस जो क्रिकेटर्स हैं उनके नाम हम सब जानते हैं। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। ओके, तो उनको भी याद रखते हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट जिन्होंने खेला था, जैसे सीके नायडू। जो सीके नायडू हैं ये फेमस हैं, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन फॉर हिज टाइम लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन वन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्परेरीज लाइक पालवंकर विठल एंड पालवंकर बालू हैव बीन फॉरगॉटन। सीके नायडू जो है उस टाइम के इंडियन बैट्समैन हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं सबके लोगों के बीच में। उस टाइम के इनके कंटेम्परेरीज मतलब इसके टाइम के और भी जो हैं वो प्लेयर हैं, जैसे कि पालवंकर विठल हैं और पालवंकर बालू हैं, लेकिन इन्हीं को ज्यादा याद इसलिए क्यों किया जाता है, मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना कि कुछ को लोग भूल जाते हैं, इन लोगों को भूल गए हैं, लेकिन सीके नायडू अभी भी याद किए जाते हैं। इवन दो नायडू वॉज पास्ट इज क्रिकेटिंग प्राइम व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया इन इट्स first test matches against England starting in 1932. His place in Indian cricket history is assured because he was the country's first test captain. तो जो था नायडू जी को क्यों याद किया जाता है, क्योंकि एक तो जो मतलब इंडियन जब खेलना स्टार्ट हुए थे अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1932 जो टेस्ट मैचेस वगैरह खेले थे, साथ ही साथ में उनको इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इंडिया फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे वो, जो टेस्ट मैच खेलने दिया जाता था बाद में, और उन्होंने इंडियंस ने खेलना स्टार्ट किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट इन 1932। तो अब क्या था कि जो सीके नायडू थे वो उस टाइम पे फर्स्ट इंडियन टेस्ट कैप्टन थे, इसलिए उन्हें सब याद करते हैं। इंडियन एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932। इसी टाइम पे इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में एंट्री ली थी। अ डिकेड ऑफ हाफ बिफोर इफ इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, मतलब कि इनको डिकेड एंड हाफ हो गया था, मतलब अराउंड 15 ईयर्स हो गए थे, 15 ईयर्स का टाइम हो गया था जब अपना जो नेशन था वो इंडिपेंडेंट हुआ था, कि 1932 में इन्होंने एंट्री ली थी और 1947 में हम इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो अराउंड अ डिकेड एंड हाफ मतलब कि 10 साल प्लस हाफ मतलब 15 ईयर्स। ओके, दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ था, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज ए कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, नॉट सोवरेन नेशंस। और अब क्या होने लग गया था कि जो टेस्ट क्रिकेट था वो फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877, तो ये जो थे अब बीच में कॉन्टेस्ट होने लग गए थे बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ओके, द फर्स्ट टेस्ट वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड द ऑस्ट्रेलिया व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी। और जो फर्स्ट टेस्ट जो था वो किस किस के बीच में खेला गया था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और उस टाइम की बात है जब ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी। ओके,
Similarly, the small countries of the Caribbean that together make up the West Indies team were British colonies till well after the Second World War. और मतलब इस तरीके से और भी स्मॉल कंट्रीज थी जैसे कैरेबियन, तो ये सब क्या था कि टुगेदर मेकअप द वेस्ट इंडीज, इनको मिलाकर ही इन स्मॉल कंट्रीज को वेस्ट इंडीज बनाया गया था, वेस्ट इंडीज टीम बनाई गई थी। वर ब्रिटिश कॉलोनीज, ये भी उस टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनीज ही थी टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तक भी वो ब्रिटिश कॉलोनीज ही थी। हम सब जानते हैं कि उस टाइम पे कितनी सारी जगह पे ब्रिटिशर्स का कब्जा था। अब थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि किस तरीके से, ये तो अभी तक फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने ये देखा था। सबसे पहले तो नॉलेज की बात थी उसके अंदर कि क्रिकेट में कितने लेंथ का पिच होता है, कैसी बैट होती थी, कैसी बॉल होती थी, फिर उनमें चेंज कैसे हुआ, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स कैसे बने। फिर हमने हिस्ट्री को पढ़ा कि इंडियन क्रिकेट क्लब्स के बारे में पढ़ा, कब टीम बनी थी, कब टेस्ट मैचेस खेलना शुरू हुआ था। अब थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे ये इतना फेमस है। टेलीविजन कवरेजेस की बात करेंगे। टेलीविजन कवरेजेस चेंज क्रिकेट, इसने पूरा जो था पूरे क्रिकेट को चेंज कर दिया, क्योंकि जगह जगह पे कोने कोने पे जो था, क्योंकि पहले हर कोई देख नहीं पाता था मैचेस, अब घर बैठे हर कोई देख पाता है। इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस ऑफ द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू द स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। अब क्या हो गया था कि ऑडियंस को बढ़ा दिया गया था, क्रिकेट की ऑडियंस इसलिए बढ़ गई थी कि हर जगह पे दिखाया जाता था, इवन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस में भी। इट ऑल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेट सोशल बेस, और इससे जो क्रिकेट का सोशल बेस था वो भी बढ़ गया था। Children who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside of the big cities could now watch and learn by imitating their heroes। और जो बच्चे पहले देख ही नहीं पाते थे मैच, इंटरनेशनल क्रिकेट हर किसी के देखने का बस की बात नहीं थी जब तक कि टीवी पे नहीं आता था, क्योंकि जो लोग बड़ी सिटीज से बाहर रहते थे वो लोग नहीं देख पाते थे इंटरनेशनल क्रिकेट को, लेकिन टीवी ने ये सब कुछ पॉसिबल कर दिया और अब लोग देख सकते थे और साथ ही साथ में अपने हीरोज को इमिटेट कर सकते थे, मतलब उनको कॉपी कर सकते थे, उनसे सीख सकते थे। वो हीरोज मतलब क्रिकेट हीरोज जो उनके फेवरेट वन हुआ करते थे। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज क्रिएटेड ए ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। अब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी थी, सैटेलाइट टेलीविजन की जो टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ में जो मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज थी, उन्होंने क्रिकेट का ग्लोबल मार्केट सेट कर दिया था कि अब हर कोई देख सकता था क्रिकेट को। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लिव इन सूरत। अब जो मैच सिडनी में होते थे वो आप सूरत में बैठे हुए भी देख सकते थे। सिंस इंडिया हैड द ग्रेटेस्ट व्यूवरशिप for the game among us, the cricket playing nations and the largest market in the cricket world, the game's center of gravity shifted to South Asia। अब क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा व्यूवरशिप थी, मतलब बहुत लोग पसंद करते थे इंडियन प्लेइंग, जो अदर क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उनके कंपैरिजन में इंडिया की तरफ कुछ ज्यादा ही क्रेज था क्रिकेट का, और जो गेम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस साइड होने की वजह से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो साउथ एशिया में शिफ्ट हो गया। दिस शिफ्ट वाज सिंबलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ आईसीसी हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई। और इस तरीके से जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हुई साउथ एशिया में, तो ये साथ ही साथ में इसी शिफ्ट के साथ में ही जो आईसीसी के हेडक्वार्टर्स थे वो भी शिफ्ट कर दिए गए लंदन से हटाकर अब कहां पर बना दिए गए थे, टैक्स फ्री दुबई में। ओके, सो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि आईसीसी के हेडक्वार्टर्स जो थे वो भी शिफ्ट कर दिए गए थे। 150 years ago the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in। हम सब जानते हैं कि अब से 150 मतलब 150 साल पहले जो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स थे, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, पारसीज थे, उनको ओपन स्पेस के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा था क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन आज के टाइम में क्या है, टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम, मैन फॉर होम द वर्ल्ड इज द स्टेज। और लेकिन अब क्या है कि मतलब इतना ज्यादा ग्लोबल मार्केट प्लेस हो गया है इंडियन प्लेयर्स के लिए कि उनको इंडियन प्लेयर्स को बेस्ट पेड मतलब सबसे अच्छी तनख्वाह मिलती है। मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम, ये वो लोग हैं जो जिन्होंने क्रिकेट को फेमस बनाया है। तो जो मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स हैं
उनको क्या उनके लिए क्या है, मैन फॉर होम द वर्ल्ड इज द स्टेज, पूरा वर्ल्ड एक स्टेज है, मतलब वो जाकर जगह जगह पे अब परफॉर्म करते हैं और खेलते हैं हर जगह पे इंडिया में। सो पहले जैसा अब टाइम नहीं रहा, पहले जो पारसीज को ओपन स्पेस के लिए भी फाइट करना पड़ा था, अब ऐसा नहीं है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेस, द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली amateur by the paid professional, the triumph of the one-day game as it overshadowed Test cricket in terms of popularity, and the remarkable changes in global commerce and technology. अब जो चेंज हुआ है धीरे धीरे जो क्रिकेट में, इससे एक तो क्या हुआ है कि मतलब कुछ छोटे मोटे भी चेंजेस हुए हैं, जैसे कि पहले जो एमेच्योर थे, मतलब जो इतने ज्यादा स्किल्ड लोग नहीं थे क्रिकेट में, अब वो रिप्लेस कर दिए गए पेड प्रोफेशनल्स के थ्रू। मतलब अब जो क्रिकेट में होते हैं वो पेड प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको पेमेंट भी की जाती है और वो स्किलफुल होते हैं। ओके, और अब जो क्या होता है, वन डे गेम एज इट ओवरशैडोड टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, क्योंकि इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, टेस्ट क्रिकेट होते हैं। एंड द रिमार्केबल जो चेंज हुआ है ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी में, वो भी देखने लायक है, क्योंकि क्रिकेट को हर जगह पे प्रसारित किया जाता है। क्रिकेट की वजह से जो कुछ मतलब इकोनॉमिकली भी चेंज हुआ है, हर जगह पे ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी में भी चेंज हुआ है। सब लोग देखना चाहते हैं, सब अपनी क्रिकेट टीम बना रहे हैं या फिर कुछ उन पे पैसा लगा रहे हैं। इस तरीके से मतलब क्रिकेट को तो हर एक फील्ड में फेमस कर दिया है कि मतलब कुछ दर्शक इतने क्रेजी अबाउट हैं, कुछ खेलने वाले इतने क्रेजी अबाउट हैं, कुछ कॉपी करते हैं कि मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी उनके लिए रोल मॉडल हैं। जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, इस तरीके के, तो फिर उनको कॉपी करते हैं, वो उनके जैसा बनना चाहते हैं, अपने हीरोज को इमिटेट करते हैं। सो इस तरीके की जो चीजें हैं वो बहुत सारे चेंज हुए हैं मॉडर्न में, और शायद सारे जो स्पोर्ट्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा अगर लाइक करता है कोई या फिर खेलता है तो वो क्रिकेट ही है। तो ये रामचंद्र गुहा का अडॉप्टेड फ्रॉम द चैप्टर 7 ऑफ इंडियन एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 9th NCERT, वहां से कंटेंट लिया गया है बाय रामचंद्र गुहा। तो हमने ये देखा है कि कितना नॉलेजेबल और कैसे कैसे ये बना, कितना हम तक, जिनको अब तक नहीं पता था कि कितनी पिच की लेंथ होती है या कितनी विड्थ का बैट होता है, हमने वो भी जाना और हमने इसकी हिस्ट्री भी जानी। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।